हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अकेडमी चैनल। जैसा कि मैंने स्टार्ट किया चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। इसका 2 लेक्चर हो चुका है, ये 3rd लेक्चर है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इनएट इम्यूनिटी में हमने देखा था कि ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, कोई मेमोरी को स्टोर नहीं करते हैं, ये बर्थ के टाइम प्रेजेंट होते हैं। 4 टाइप के होते हैं, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर एंड साइटोकाइन। ठीक है, अब बात करने जा रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इंसान अपने लाइफ टाइम में किसको एक्वायर्ड करता है। ठीक है, तो इस टाइप की जो इम्यूनिटी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी ऑन द अदर हैंड इज द पैथोजन स्पेसिफिक। ठीक है, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी इंसान अपने लाइफ में इस इम्यूनिटी को एक्वायर्ड करता है, प्राप्त करता है, इसमें क्या होता है, पैथोजन स्पेसिफिक होता है। लेकिन इनिएट में क्या था, पैथोजन स्पेसिफिक नहीं था, कोई भी पैथोजन को मार सकता था, बट वो नॉन स्पेसिफिक था। ठीक है, इसमें क्या होगा, पैथोजन स्पेसिफिक है। अगर इस पैथोजन के लिए बॉडी में एंटीबॉडी बन चुका है तो बस इसी पैथोजन को ही मारेगा। इट इज कैरेक्टराइज बाय द मेमोरी। ठीक है, इसके पास क्या होना चाहिए, जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है इसके पास मेमोरी स्टोर होना चाहिए उस पैथोजन के अगेंस्ट। दिस मीन दैट व्हेन अवर बॉडी इनकाउंटर द पैथोजन फॉर अ फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूसेस अ रिस्पॉन्स कॉल्ड द प्राइमरी रिस्पॉन्स विच हैज़ लो इंटेंसिटी। ठीक है, पहली बार कोई इंसान है, उसको किसी पैथोजन ने अटैक कर दिया। ठीक है, अटैक कर दिया मीन्स उसके बॉडी में आ गया, और भी जो भी बोल सकते हैं उसका मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल डैमेज किया अंदर, साथ में बीमारी भी कॉज किया, लेकिन बॉडी डिटेक्ट नहीं कर पाई उसे। ठीक है, तो बॉडी को डिटेक्ट करने के लिए वो फर्स्ट टाइम पहचानना चाहेगी कि बॉडी का है, हमारे इनसाइड बॉडी का है या फिर आउटसाइड एंटीजन है। तो उस समय क्या होगा कि हमारी बॉडी क्या करेगी, उस पैथोजन के बारे में जो रिस्पॉन्स शो करेगी उसे क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी रिस्पॉन्स। लेकिन उसकी इंटेंसिटी बहुत लो होगी, शायद हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के उसे मार ना सके। ठीक है, सब्सिक्वेंटली एनकाउंटर विद द सेम पैथोजन इलेक्ट अ हाईली इंटेंसिफाई सेकेंडरी और एम्यूनिस्टिक रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर वही सेम पैथोजन दोबारा से बॉडी में अटैक करता है तो इस बार हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज कर पाएगी, उसे पहचान लेगी। क्यों? क्योंकि जब वो पहली बार आया था तो हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया था, तो प्राइमरी रिस्पॉन्स था, उस समय इंटेंसिटी क्या थी, बहुत कम थी, उसने अपना काम करके चला गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम वही सेम पैथोजन अगर फिर से आके बॉडी के अंदर आया और फिर से कोई बीमारी कॉज करना चाहता है तो इस समय हमारी बॉडी क्या करेगी, अब सेकेंडरी रिस्पॉन्स शो करेगी, एनामेस्टिक रिस्पॉन्स शो करेगी। दिस इज ascribed to the fact that our body appear to have memory of the first encounter। क्यों? क्योंकि इस बार हमारी बॉडी के अंदर क्या है, मेमोरी स्टोर हो गई उस सेम पैथोजन के लिए। पहली बार उस पैथोजन ने अटैक किया बॉडी में तो हमारी बॉडी उसको पहचानने में, उसको समझने में देरी कर दी कि शायद ही हमारे बॉडी का सेल है या हमारे बॉडी का ही पार्ट है, उसने बीमारी कॉज कर दिया। उस समय हमारी बॉडी ने प्राइमरी रिस्पॉन्स शो किया और इंटेंसिटी क्या थी, लो थी। ठीक है, उसको मार नहीं पाई। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर सेम पैथोजन आया, फिर से अटैक किया, तो इस समय बॉडी के पास क्या है, उस पैथोजन के अगेंस्ट मेमोरी है, उसको याद है कि ये जो पैथोजन है ना, ये बीमारी कॉज करता है, ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, इसको मारना है। ठीक है, तो जो सेकेंड रिस्पॉन्स आएगा वो किसकी वजह से आएगा, मेमोरी की वजह से आएगा, क्योंकि सेम पैथोजन के अगेंस्ट बॉडी ने क्या स्टोर करके रखा है, मेमोरी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स या फिर एनामेस्टिक रिस्पॉन्स। ये जो रिस्पॉन्स होगा इसमें हम बोल सकते हैं इंटेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। सेकेंड बार में क्या होगी, इंटेंसिटी जो होगी बहुत हाई होगी। जैसे बॉडी में घुसा, बॉडी में डिटेक्ट किया और उसे तुरंत मार भगाया। ठीक है, तो इंटेंसिटी यहाँ पे हाई होगी। ठीक, आगे देखते हैं, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी immune response are carried out by with the help of two special type of the lymphocyte present in our body, our blood, that is B lymphocyte and T lymphocyte। जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है हमारी बॉडी के थ्रू कि पहली बार उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्स तो कर रही है। लेकिन सेकेंड टाइम जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आएगा उसमें तुरंत डिटेक्ट किया उसने एंटीजन को, तुरंत उसे मार दिया। तो ये जो डिटेक्शन है, ये जो मेमोरी बेस्ड जो स्टोरेज जो कैपेसिटी है किसके अंदर है, हमारे 2 स्पेशल टाइप के लिम्फोसाइट सेल हैं जो हमारे ब्लड के अंदर हैं। कहाँ प्रेजेंट है, हमारे ब्लड के बी लिम्फोसाइट या बी सेल बोल सकते हैं, टी लिम्फोसाइट या टी सेल बोल सकते हैं। The B lymphocyte produce an army of protein in response to the pathogen into our blood to fight with them. These protein are called antibody। ठीक है, जो B lymphocyte होंगे वो डिटेक्ट करेंगे एंटीजन को, जो बाहर से आया पैथोजन उसको डिटेक्ट करेंगे, उसके अगेंस्ट क्या करेंगे, आर्मी ऑफ प्रोटीन इकट्ठा करेंगे, प्रोटीन को उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स दिखाएंगे और क्या बनाएंगे, एंटीबॉडी बनाएंगे। और एंटीबॉडी कहाँ रहता है, ब्लड में रहता है। ठीक है, ब्लड में भी कहाँ, प्लाज्मा में रहता है। ठीक है,
The T cell themselves do not secrete the antibody but help the B cell to produce them। जो हमारा T सेल है या T लिम्फोसाइट है वो खुद कोई प्रोटीन से हमारा एंटीबॉडी नहीं बनाता, बट हाँ जब B सेल बनाता तो उसका मदद करता। तो याद रखिएगा B और T सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि B सेल ही डिटेक्ट करके तुरंत क्या बनाएगा, उस पैथोजन के अगेंस्ट हमारे ब्लड में क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा, लेकिन T सेल B सेल को हेल्प करेगा बनाने में। Each antibody molecule have 4 peptide chain, the 2 small called the light chain and 2 longer called the heavy chain। ठीक है, जो हमारा एंटीबॉडी होता है उसके पास क्या होते हैं, H2L2, मतलब कि 2 हैवी चेन होंगे 2 लाइट चेन होगा। Hence the antibody is represented by H2L2। क्यों? क्योंकि इनमें क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड होता है। हमारी जो एंटीबॉडी किससे बनी हुई है, प्रोटीन से बनी हुई है। जब प्रोटीन से बनी हुई है तो हम जानते हैं कि अमीनो एसिड्स के बीच में क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा एंटीबॉडी है उनके पास क्या होगा, 2 लाइट चेन होंगे जिसका बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, और 2 हैवी चेन होंगे, लॉन्गर चेन होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं H2L2 से। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर प्रोड्यूस इन अवर बॉडी। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि IgA, IgM, IgE, IgG आर सम ऑफ देम। ठीक है, IgA आप जानते हैं जो फ्लूइड होता है, मीन्स हम बात करते हैं मिल्क, जो मदर अपना जब ब्रेस्ट फीडिंग कराती है लैक्टेशन के टाइम, उस समय येलो येलो कलर का जो आता है कोलेस्ट्रम, उसमें क्या होता है, IgA होता है। ठीक है, ये एंटीबॉडी होता है। IgM क्या होता है, पेंटामर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, IgE एलर्जी के फॉर्म में निकलता है। तो ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, जो अपना डिफरेंट डिफरेंट काम करते हैं। ठीक है, अ कार्टून ऑफ द एंटीबॉडी इज गिवन इन द फिगर 7.4। चलिए एक बार इस कार्टून को देखते हैं हम लोग। ये क्या है, एंटीबॉडी है। आप ये देख सकते हैं, ये कौन सा होगा, ये देखिए लॉन्ग है, 1 लॉन्ग। इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारे लिए क्या हो गया, हैवी चेन हो गया। ये क्या है, ये हैवी चेन है। ठीक है, ये देखिए ये क्या है, ये देखिए दोनों क्या है, लाइट चेन है। इसको हम क्या बोल सकते हैं, लाइट चेन। ठीक, ये हमारा लाइट चेन है। यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे लाइट चेन या हैवी चेन की बात करते हैं। ये देखिए हैवी चेन में, लाइट चेन में, इनके बीच में क्या है, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे, मतलब कि आप हैवी चेन के बीच में भी देख सकते हैं और 2 हैवी चेन के बीच में देखेंगे। सेम एक हैवी चेन उठाइए तो वहाँ पे सेम में भी आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिल रहा है, 2 हैवी चेन के बीच में भी देखने को मिल रहा है, यहाँ तक कि आप लाइट चेन में भी देखने को मिल रहा है, या तो लाइट चेन हैवी चेन के बीच में भी आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 डाइसल्फाइड बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट है, लाइट चेन के अंदर। तो अंदर है तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड। अगर सेम के बीच में है तो उसको हम क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, ये कहाँ है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि लाइट चेन के। ऐसे हम देखेंगे हैवी चेन के बीच में, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये 8 हमको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, लाइट, ये बोल सकते हैं जो 8 का हमको देखने को मिल रहा है, ये हैवी चेन के बीच में देखने को मिल रहा है। 4 हमें कहाँ देखने को मिल रहे थे, देखिए लाइट चेन के बीच में इंट्रा डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिल रहे थे। अब हम हैवी चेन में देख रहे हैं तो हमें 8 जगह, दोनों हैवी चेन को मिला के, एक पे तो 4 है, दोनों को मिला के 8 डाइसल्फाइड बॉन्ड यहाँ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इंट्रा। इसके बाद हम देख रहे हैं 1 2, यहाँ पे जो हैवी और लाइट चेन है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम लोग इंटर। ठीक है, इसको 2 के बीच में, तो इसको बोलेंगे इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड, इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड बोलेंगे। किसके बीच में है, लाइट और हैवी चेन के बीच में। यहाँ पे जो भी आपको डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड देखने को बोलेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं हैवी चेन, देखिए हैवी चेन के बीच में 2 यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड है, तो इसको भी बोलेंगे क्या, हम लोग इंटर डाइसल्फाइड बॉन्ड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमने बॉन्ड्स देख लिए, टोटल यहाँ पे 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड है सब कुछ मिलाकर। अगर आप काउंट करना चाहें तो अभी काउंट कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल मिला के यहाँ पे 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड है। आप लाइट लाइट के बीच में देख सकते हैं, लाइट लाइट चेन के बीच में, या हैवी हैवी चेन के बीच में देख सकते हैं, या लाइट चेन के बीच में ही देख लेंगे, ठीक है, उनके अंदर इंटर वाला, या हैवी चेन के बीच में देख सकते हैं, या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि इनके बीच बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। तो ये सबको मिला के टोटल 16 यहाँ पे 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जानते हैं कि जो एंटीबॉडी है प्रोटीन की बनी हुई है। तो देखिए ये एन टर्मिनल है, ये सी टर्मिनल है। एन टर्मिनल का मतलब कि फर्स्ट अमीनो एसिड यहाँ से जुड़ा होगा, दिस इज द लेफ्ट साइड, ठीक है। अगर लास्ट अमीनो एसिड की बात करते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो यहाँ पे राइट साइड है, ये लास्ट अमीनो एसिड जुड़ा होगा, जो कि आप बायोमोलिक्यूल में पढ़ चुके होंगे कि किस तरीके से अगर हम पेप्टाइड चेन के बारे में बात करते हैं, प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, तो एक क्या होगा, एक ऐसा टर्मिनल होगा जहाँ से अमीनो एसिड जुड़ना स्टार्ट हुआ होगा, फर्स्ट अमीनो एसिड यहाँ जुड़ा होगा एन टर्मिनल में, इसको हम लेफ्ट साइड भी बोलते हैं, ठीक है। अगर हम सी टर्मिनल की बात करते हैं, यहाँ पे अमीनो ग्रुप है और सी पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप से एंड हुआ है, तो ये राइट एंड हो गया, ठीक है, यहाँ पे खत्म हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट, जब भी एंटीजन आएगा तो यहीं पे बाइंड कर जाएगा, यहीं पे बाइंड कर जाएगा और एंटीबॉडी बॉडी उसे मार के फेंक देगी, ठीक है। तो यही था इसका नॉर्मल से स्ट्रक्चर। Because of these antibody are found in the blood, the response is also called the humoral immune response, ठीक है। ये जो एंटीबॉडी अगर कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे खून के अंदर प्रेजेंट है, ब्लड में है, तो ये जो रिस्पॉन्स है इसे हम क्या बोलते हैं, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द 2 टाइप ऑफ अवर एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मेडिएटेड, ठीक है। जो हमारा ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है कौन दिखाता है, जो हमारा बी सेल है या बी लिम्फोसाइट है, ठीक है। तो ये एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स का एक पार्ट हुआ। दूसरा क्या होगा, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स या इम्यूनिटी बोलते हैं हम इसको। 2 टाइप का एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स है। पहला क्या है, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स है, जो खून के अंदर है, सेल भी अपना रिस्पॉन्स दिखाती है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोल देते हैं, या सेल मीडिएटेड या इम्यून रिस्पॉन्स बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हो गया ऐसा कि अगर एंटीबॉडी ब्लड के अंदर है, उसने अपना रिस्पॉन्स दिखाया, एंटीजन को मार भगाया, ठीक है, तो यहाँ पे बी सेल इन्वॉल्व हुए हैं, इसे बोलते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स या ह्यूमरल इम्यूनिटी बोल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं जो सेकंड टाइप है, इज कॉल्ड द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। जो हमारा सेल है वो भी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स शो करेगा। ऐसा तो है नहीं कि हर बार एंटीजन ब्लड में आए, सेल टिश्यू के बीच में भी आ सकता है, एंटीजन छिप सकता है। तो हमारा सेल भी क्या कर रहा है, यहाँ पर रिस्पॉन्स शो कर रहा है कि हमारे बॉडी का नहीं है, कहीं बाहर से आया हुआ है। एंटीजन का मतलब क्या होता है, आउटसाइड द बॉडी या फिर फॉरेन पार्टिकल, ठीक है। तो ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है या सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ये हमारे सेल्स दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पे टी लिम्फोसाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका रोल है। ब्लड में बी वाला था, बी सेल या बी लिम्फोसाइट, और टी सेल या टी लिम्फोसाइट कहाँ पे काम करेंगे, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में काम करेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया है टी लिम्फोसाइट मीडिएटेड, सीएमआई में सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में हमारे टी लिम्फोसाइट या टी सेल ही काम कर रहे हैं। Very often when some of the human organ like the heart, eye, liver, kidney fail to function satisfactorily, the transplantation is the only remedy to enable the patient to live a normal life। कभी कभी क्या होता है कि किसी इंसान का ऑर्गन खराब हो जाता है, अब उसको क्या करना है, आपको रिप्लेस करना है, ट्रांसप्लांटेशन कराना है, किसी दूसरे इंसान का लाके वहाँ पे ऑर्गन को फिट करना है, ताकि वो इंसान फिर से अपनी जो नॉर्मल लाइफ उसको जी सके। जैसे हार्ट हो गया, आई हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए, देन सर्च बिगिन टू फाइंड सुटेबल डोनर। आपको पहले सुटेबल डोनर देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी का भी हार्ट या आई, लीवर, किडनी किसी का भी लाके ट्रांसप्लांट कर दे, ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जो भी आप लेके आएंगे वो आउटसाइड द बॉडी है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉडी को ही लगे कि एंटीजन है, मार भगाओ, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा मैच करना चाहिए, जो भी ब्लड ग्रुप है, टिश्यू मैचिंग है, सब कुछ क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए, तभी बॉडी एक्सेप्ट करेगी। नहीं तो बॉडी को क्या लगेगा कि ये कहीं बाहर का पार्टिकल है, एंटीजन है, इसको मारो, खत्म करो, तो वो फंक्शन करना बंद कर देगा। वाई इज दिस ऑर्गन कैन नॉट बी टेकन फ्रॉम एनी बॉडी, क्यों नहीं ले सकते किसी और से, क्यों, क्योंकि बॉडी रिजेक्शन शो कर देगी। बॉडी कहेगी कि नहीं हमारा है, बॉडी कहेगी बाहर का है, ठीक है। तो बॉडी क्या करेगी, शो रिजेक्शन। व्हाट इज द दैट डॉक्टर चेक, डॉक्टर क्या चेक करते हैं, ब्लड ग्रुप चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ क्यों, क्योंकि यहाँ पे बॉडी क्या करती है, बॉडी शोज रिजेक्शन, ठीक है। बॉडी को लगेगा कि ये जो लेके आए हैं, जो ग्राफ्ट है, जो ट्रांसप्लांटेशन कर रहे हैं ऑर्गन का, ये हमारी बॉडी का नहीं है, बाहर का है, कहीं एंटीजन है, इसको मारो, ठीक है। उसको क्या पता कि ये किसका है, बॉडी शो रिजेक्शन। यहाँ पे हमारी बॉडी क्या करती है, रिजेक्शन शो करती है। वॉट इज दैट द डॉक्टर चेक, डॉक्टर क्या चेक करते हैं, डॉक्टर चेक करते हैं ब्लड ग्रुप, ठीक है। यहाँ पे ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव भी देखेंगे, मीन्स आरएच ब्लड ग्रुपिंग भी देखेंगे,
यहाँ पे हम बोल सकते हैं टिश्यू मैचिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, टिश्यू मैचिंग, हर टिश्यू के ऊपर यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है सबके टिश्यू पे, तो इससे हम क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। जिसकी सिमिलरिटी ज़्यादा होगी, जो ज़्यादा मिल रहा है, उसी को हम क्या करेंगे, उसी डोनर का एक्सेप्ट करेंगे। ग्राफ्ट फ्रॉम जस्ट एनी सोर्स, animal, another primate or any human cannot be made since the graft would be rejected sooner or later, ठीक है। अगर आप ग्राफ्टिंग कर रहे हैं किसी भी एनिमल का, किसी भी प्राइमेट्स का, ला के आपने क्या किया, ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन करा दिया, कुछ समय बाद या उसी फौरन तुरंत ही या कुछ समय बाद ही क्या होगा, बॉडी रिजेक्शन शो करेगा, किससे निकालो, ये हमारे बॉडी का नहीं है, इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, ठीक है, ये बाहर का ही एंटीजन है, इसको मारने की कोशिश करेंगे, बॉडी ने पूरी तरीके से एकदम झुंड बना लिया, एंटीबॉडी बना लिया, उसको खत्म कर रहा है, ठीक है। टिश्यू मैचिंग, देखिए यहाँ पे लिखा है आंसर, टिश्यू मैचिंग, blood group matching are essential before undertaking any graft transplant. Even after this patient has to take immunosuppressant all his or her life, ठीक है। देखिए क्या होता है कि अगर किसी इंसान को सच में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, उसकी बॉडी का ऑर्गन काम नहीं कर रहा है, अगर कोई उसे ऑर्गन दे रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप पहले उसका ब्लड मैचिंग करिए कि ब्लड ग्रुप सेम है या नहीं, आरएस ब्लड ग्रुप देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग देखिए, फिर देखिए कि टिश्यू मैचिंग देखिए कि जो भी ग्लाइकोप्रोटीन है सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी किससे हो रहा है, क्योंकि बॉडी को ये ना लगे बिल्कुल कि हमारे बॉडी का पार्ट नहीं, कहीं बाहर का है, ठीक है, ये नहीं लगना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि अगर सब कुछ मैच हुआ तो ये ग्राफ्टिंग को क्या किया जाएगा, ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा उस पेशेंट के अंदर जिसको इसकी ज़रूरत है। लेकिन उस पेशेंट को हमेशा इम्यूनोसप्रेसेंट दवा खानी पड़ेगी पूरी लाइफ टाइम तक। क्यों? क्योंकि बॉडी को एकदम कभी पता नहीं चलना चाहिए कि ये हमारे बॉडी का नहीं है, कहीं बाहर का है। इम्यूनोसप्रेसेंट में क्या होगा, हम इम्यून सिस्टम को एकदम सप्रेस करके रखेंगे, दबा के रखेंगे, ठीक है, ताकि बॉडी को डिटेक्ट ना कर सके, बी सेल या टी सेल ये ना पता कर सके कि ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो जिन ह्यूमन में अगर बात करते हैं, जिन पेशेंट में ग्राफ्टिंग होती है, ट्रांसप्लांटेशन होता है, ठीक है, सक्सेसफुल हो गया, लेकिन उसको पूरे लाइफ टाइम तक उसको क्या खाना पड़ेगा, इम्यूनोसप्रेसेंट खाना पड़ेगा। अब माइक्रोब्स वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो हमारा इम्यूनोसप्रेसेंट है वो कौन है, साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, साइक्लोस्पोरिन ए है। इसके अलावा कॉर्टिसोल भी हो सकता है हमारा इम्यूनोसप्रेसेंट, जो लाइफ टाइम तक क्या करेगा, पेशेंट की बॉडी को, इम्यूनिटी को क्या करेगा, सप्रेस करके रखेगा, ताकि उसकी बॉडी इस ग्राफ्टिंग को, इस ट्रांसप्लांट को डिटेक्ट ना कर सके। द बॉडी इज एबल टू डिफरेंशिएट सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, द सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। बोला गया कि हमारी बॉडी के पास इतनी क्षमता है, ठीक है, वो डिफरेंशिएट कर सके, पहचान सके सेल्फ और नॉन सेल्फ, मतलब बॉडी का जो सेल है उसको पहचान सके और जो बाहर से आया है उसको पहचान सके। कौन ये रिस्पॉन्स शो करता है, ये हमारा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी रिस्पॉन्स शो करता है कि अगर कोई भी ग्राफ्टिंग हुई है उसको रिजेक्ट कर दिया कि ये जो ट्रांसप्लांटेशन हुई हमारी बॉडी का नहीं, बॉडी को पता चल गया, उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया कि इसे निकालो निकालो। तो ये कौन दिखा रहा है, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स शो कर रहा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी आता है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी, एक्टिव नाम से ही लग रहा है कि आपको एक्टिवली क्या, आपकी बॉडी खुद उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के उसे मार रही है। पैसिवली का मतलब क्या कि आपको पहले से बना के दे दिया गया है एंटीबॉडी। तो एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी यही है। When a host is exposed to antigen which may be in the form of the living or the dead microbes or other protein antibody are produced in the host body, this type of immunity is called the active immunity। बोला गया है कि जब हम होस्ट को, किसी भी ऑर्गेनिज्म या किसी भी होस्ट को अगर हम लोग एंटीजन दे, मरा हुआ, स्पेशली हीट किल्ड या उसको बोल सकते हैं अधमरा करके छोड़ के, ठीक है, उसके बॉडी में हम लोग इंजेक्ट कराते हैं ताकि बॉडी क्या कर सके, इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो कर सके। तो इस टाइप का जो एंटीबॉडी बन जाएगा होस्ट के अंदर, ठीक है। मान लीजिए इंजेक्शन लगता है, ठीक है, वैक्सीनेशन होता है, उस समय क्या होता है, वैक्सीन के अंदर बोल सकते हैं कि वही सेम एंटीजन होता है बट उसको हीट किल्ड कर दिया जाता, अधमरा कर दिया जाता, फिर बॉडी में डाल दिया जाता है, इंजेक्ट करा दिया जाता है इंजेक्शन के थ्रू। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा तो रिस्पॉन्स आएगा, बॉडी हमारा पहचानेगी कि पैथोजन कौन है, फिर उसको मारेगी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, और जब एक्चुअल में सेम पैथोजन हमारी बॉडी में आएगा तो बॉडी उसको पहले से ही एंटीबॉडी बना के रखी, उसे तुरंत खत्म कर देगी। फिर बॉडी को डिटेक्शन करने की जरूरत नहीं होगी, उसको पता है कि इस एंटीजन या इस पैथोजन के अगेंस्ट हमें क्या करना है। तो यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी में यही होता है कि होस्ट के बॉडी में हम एंटीजन को हीट किल्ड या फिर हम लोग जिंदा ही या फिर
मोस्टली हम लोग हीट किल्ड या एलिनेटेड करके ही हम लोग क्या करते हैं, बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं ताकि हमारी बॉडी क्या करे, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी शो करे, बनाए। ठीक है, इस टाइप की इम्यूनिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। और जब एक्चुअल में आएगा सेम पैथोजन तो पहले से एंटीबॉडी बन के रखा है तो उसे तुरंत खत्म कर देगा। एक्टिव इम्यूनिटी इज स्लो एंड टेक टाइम टू गिव इट्स फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है बहुत ही स्लो होती है क्योंकि पहली बार पैथोजन आया है तो धीरे धीरे रिस्पॉन्स आएगा बॉडी का। इसके अलावा इसका जो फुल इफेक्ट आपको काफ़ी लंबे समय बाद देखने को मिलेगा। ठीक है, इंजेक्टिंग द माइक्रोब्स deliberately during the immunization or the infectious organism gaining access into the body during the natural infection induce the active immunity। बोला क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोविड का टाइम था, सबको डर था कि कोविड ना हो जाए, कोविड ना हो जाए। क्यों? क्योंकि सबको पता था कि जो कोविड है एक वायरस है, बॉडी में गया, हमारी बॉडी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी और तुरंत के तुरंत उसका पूरा मशीनरी उसने ले लिया। ठीक है, तो उसके लिए क्या उसके लिए बोल सकते हैं गवर्नमेंट ने या फिर बोल सकते हैं साइंटिस्ट ने उसके लिए वैक्सीन बनाई। ठीक है, तो वैक्सीन बनाई, सबको वैक्सीन लगा। उस वैक्सीन के अंदर क्या था, जो कोविड का बोल सकते हैं जो हमारा वायरस था जिसकी वजह से ये कोविड हो रहा था, वो उस वायरस को हीट किल्ड करके इंजेक्शन के फॉर्म में लोगों को दिया गया ताकि लोग उसके अगेंस्ट अपनी बॉडी में क्या बनाए, एंटीबॉडी। और जब एक्चुअल का इन्फेक्शन हो, एक्चुअल में कोविड आ जाए, ठीक है, एक्चुअल में वायरस वो आ जाए तो क्या हो सके, हमारी बॉडी पहले से ही रिस्पॉन्स वो कर दे क्योंकि हमारी बॉडी के पास क्या है, मेमोरी है। उसने पहले ही एक बार इस वायरस को देख लिया है। किसके फॉर्म में देखा, वैक्सीन के फॉर्म में हमने क्या किया, इंजेक्ट कराया, तो हमारी बॉडी को डिटेक्शन हुआ, उसको पता चला कि ये क्या है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बना। लेकिन जब एक्चुअल में इन्फेक्शन होगा तो तुरंत हमारी बॉडी क्या करेगी, तुरंत रिस्पॉन्स शो करेगी, तुरंत खत्म कर देगी क्योंकि हमारी बॉडी क्या करती है, स्टोर करके मेमोरीज को रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि जो हमने माइक्रोब्स को इंजेक्ट किया है इम्यूनाइजेशन के टाइम, ठीक है, इंजेक्शन के थ्रू, उससे क्या हुआ, हमारी बॉडी ने क्या किया है, उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बना के रखा है। जब एक्चुअल में नेचुरल इन्फेक्शन होगा उस समय हमारी बॉडी पूरी तरीके से तैयार रहेगी क्योंकि उसके पास मेमोरी है उस पैथोजन के अगेंस्ट और तुरंत रिस्पॉन्स शो करेगी। ठीक है, अब पैसिव इम्यूनिटी में देखते हैं, व्हेन अ रेडीमेड एंटीबॉडी आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन एजेंट, इट इज कॉल्ड द पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, जब रेडीमेड, जब बाहर से ही बना के एंटीबॉडी ही इंजेक्ट किया जा रहा है, मान लीजिए कोई पैथोजन है, उसने क्या किया, आक्रमण कर दिया, बॉडी को कुछ नहीं पता है कि कैसे खत्म होगा, क्या होगा, हम क्या करते हैं, बाहर से हम रेडीमेड एंटीबॉडी बना के देते हैं ताकि तुरंत के तुरंत उस पैथोजन को खत्म किया जाए। तो इस टाइप का इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनिटी। यहाँ पे बॉडी के पास कोई मेमोरी भी स्टोर नहीं होगा और ना बॉडी ने उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी बनाया है, हम तो बाहर से परफॉर्म्ड, यहाँ बोल सकते हैं प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडी को ले रहे हैं, रेडीमेड एंटीबॉडी को ले रहे हैं। ठीक है, डू यू नो वाई द मदर मिल्क इज कंसिडर वेरी एसेंशियल फॉर द न्यू बॉर्न इन्फेंट। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है, IgA पाया जाता है। द येलोइश fluid colostrum secreted by mother during the initial day of lactation has abundance of IgA to protect the infant। ठीक है, ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इनिशियल डे की लैक्टेशन वाला पीरियड होता है तो मदर को ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस टाइम क्या होता है, जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, जब उसका मदर का दूध निकलता है, मिल्क निकलता है, उसमें क्या होता है, येलो येलो करके देखने को मिलते हैं, उससे क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉम बोलते हैं। और उसमें भर भर के IgA नाम का एंटीबॉडी रहता है जिससे इन्फेंट को बचाया जा सकता है जो बाहर के पैथोजन है उनसे। ठीक है, The fetus also receive the some antibody from their mother through the placenta during the pregnancy. These are example of passive immunity। ठीक है, जो फीटस है मदर के वोम में, मदर के यूट्रस में जो उसका बच्चा है, फीटस है, उसको भी एंटीबॉडी मिल रही है प्लासेंटा के थ्रू। ठीक है, तो इन टाइप की जो भी डायरेक्टली यहाँ पे बनी बनाई यहाँ पे जो एंटीबॉडी मिल रही है ये क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। जैसे बच्चे को मदर की मिल्क से मिल रहा है IgA, ठीक है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉम के फॉर्म में, तो ये भी क्या है, ये पैसिव है, बच्चे ने नहीं बनाया। मदर के मिल्क में ऑटोमेटिक यहाँ से पहले से ही एंटीबॉडी बन के तैयार है ताकि बच्चा आएगा, जन्म होगा और इतने सारे पैथोजन है सराउंडिंग में, बच्चे को इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है। अभी तो बच्चा नया पैदा हुआ है तो इसके लिए भगवान ने पहले से ही IgA नाम का एंटीबॉडी मदर के मिल्क में या कोलेस्ट्रॉम में भर के रखा है। ठीक है, अगर बात करते हैं फीटस की, जो फीटस मदर के एम्ब्रियो में है, ठीक है, प्लासेंटा के थ्रू क्या होता है, मदर से एंटीबॉडी आती है ताकि बच्चे को बचाया जा सके। तो ये सब क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। आगे देखते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। वैक्सीन दिया जाता है और इम्यूनाइजेशन का मतलब इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है। ठीक है, The principle of the immunization or vaccination is based on the property of memory of immune system। ठीक है, जो प्रिंसिपल है इम्यूनाइजेशन का या वैक्सीनेशन का एक ही चीज़ पे है। ठीक है,
क्या है, मेमोरी, उसी पे बेस्ड है। क्या है, वो है मेमोरी, क्योंकि बॉडी को पता है कि एक बार अगर पैथोजन आ गया तो दोबारा आएगा तो उसकी बहुत बड़ी भूल होगी। क्यों? क्योंकि पहली बार बॉडी डिटेक्ट करता है, अपना रिस्पॉन्स देता है तो बहुत स्लो इंटेंसिटी का रहता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर वही सेम पैथोजन आया बॉडी के अंदर तो उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स भर भर के दिया जाएगा और बहुत हाई इंटेंसिटी का होगा, तुरंत उसे मार के खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि बॉडी को याद है कि ये वाला पैथोजन एक बार आया था जिससे हम लोग हार चुके थे, लेकिन इस बार आया तो हमारे पास मेमोरी, हम उसे मार भगाएंगे। ठीक है, तो इम्यूनाइजेशन हुआ, वैक्सीनेशन हुआ, ये किस पे बेस्ड है, ये मेमोरी पे बेस्ड है। In vaccination, a preparation of antigenic protein of the pathogen or inactivated weakened pathogen vaccine are introduced into the body। देखिए वैक्सीनेशन में क्या है, वैक्सीन दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। कोविड के टाइम में भी यही था कि वैक्सीनेशन में क्या होगा कि वही सेम एंटीजन जिसने पूरा एकदम आतंक मचा रखा है, वही एंटीजन को क्या करते हैं, अधमरा करते हैं। इनएक्टिवेटेड क्या, वीकेंड पैथोजन, उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं, मतलब हाथ पैर नहीं तोड़ते, जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल होता है कहीं ना कहीं उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है ताकि बॉडी के अंदर जाए तो इन्फेक्शन शो ना करे। लेकिन हाँ, बॉडी के अंदर जब हम इंजेक्शन के फॉर्म में दे रहे हैं तो हमारी बॉडी जरूर उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करे और नेक्स्ट टाइम क्या करे, मेमोरी के फॉर्म में याद कर ले कि इस पैथोजन के अगेंस्ट हमें कौन सी एंटीबॉडी देनी है या किस तरीके से लड़ना है, पहले से तैयार रहे। और जब एक्चुअल का इन्फेक्शन होगा बॉडी में तो उससे पहले ही हमारी बॉडी उसे डिटेक्ट कर लेगी और तुरंत उसे मार भगाएगी। तो यहाँ पे वैक्सीनेशन में यही होता है कि जो भी एंटीजन है प्रोटीन के फॉर्म में होंगे पैथोजन, उनको क्या करते हैं, इनएक्टिवेटेड कर देते हैं, वीकेंड कर देते हैं, पैथोजन को अधमरा कर देते हैं और बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करते हैं और बॉडी क्या करती है, उसे डिटेक्ट करती है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, उसके अगेंस्ट मेमोरी को स्टोर करके रखती है कि जब नेचुरली सच में यही वाला एंटीजन हमारी बॉडी में आएगा तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करेगी, अपनी एंटीबॉडी के थ्रू उन्हें मार भगाएगी। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस इन द बॉडी अगेंस्ट These antigen would be neutralize the pathogenic agent during the actual infection। बोला गया है कि जब इस तरीके के हम लोग इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन में जब हम एंटीजन को देते हैं, ठीक है, कैसा, वीकेंड या फिर बोल सकते हैं इनएक्टिवेटेड, ठीक है, इस टाइप के एंटीजन को देते हैं, जब एक्चुअल में इन्फेक्शन होगा तो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसे मार देगी। ठीक है, क्योंकि मेमोरी के फॉर्म में स्टोर है। The vaccine also generated the memory B and T cell that reorganize the pathogen quickly on the subsequent exposure and overwhelm the invader with a massive production of the antibody। ठीक है, जो वैक्सीन है ये क्या करती है, जनरेट कराती है मेमोरीज को, जैसे कि हमारे बी सेल, टी सेल क्या करते हैं, मेमोरीज को स्टोर करके रखते हैं, यादों को स्टोर करके रखते हैं ताकि जब ये पैथोजन आए, ठीक है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाए और क्विकली रिस्पॉन्स दे और इसको खत्म कर दे। ठीक है, if a person is infected with some deadly microbe to which the quick immune response is required, such as in tetanus, we need a directly injected the preformed antibody or antitoxin, a preparation containing antibody to a toxin। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि बॉडी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो एंटीबॉडी बना सके या रिस्पॉन्स हो कर सके, हमें फ़ौरन के फ़ौरन क्या करना है, एंटीबॉडी देना ही देना है उस केस में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लोहे से चोट लग गई हाथ में या किसी भी तरीके से लोहे से अगर आपको चोट लगी है तो उस केस में क्या होता है, टेटनस होने की हाईली चांसेस हैं, क्योंकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो, टेटनस हो जाता है। टेटनस में क्या होता है, लॉक योर जॉ, ठीक है, शरीर एक तरफ से क्या होगा, पैरालिसिस भी हो सकता है अगर हाईली हो गया तो क्यों, क्योंकि ये पर्सन जो है अगर वो कुछ सम डेडली डिसीज से या माइक्रोब से झेल रहा है। ठीक है, जैसे कि टेटनस के केस में क्या होता है कि अगर किसी को टेटनस हो गया या होने के चांसेस है, अगर चोट लग गई तो हमें क्या करना पड़ता है, बाहर से ही हमें पहले से ही बनाई हुई एंटीबॉडी देना पड़ता है या एंटीटॉक्सिन, उससे बोलते हैं प्रिपरेशन कंटेनिंग एंटीबॉडी टू द टॉक्सिन। उस जहर के अगेंस्ट इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी होगा, उसे एंटीटॉक्सिन बोलते हैं। टेटनस का केस हुआ या स्नेक बाइट हुआ, सांप ने काट लिया, तो इस दोनों केस में क्या होता है कि बॉडी अगर रिस्पॉन्स शो करेगी ना तो तब तक इंसान मर जाएगा। दोनों ही केस में क्या होगा, हमें बाहर से एंटीबॉडी देना पड़ता है इन फॉर्म ऑफ इंजेक्शन। Even in case of the snake bite, the injection which is given to the patient contain preformed antibody against the snake venom। This type of immunization is called the passive immunization। ठीक है, यहाँ पे पैसिव इम्यूनाइजेशन में देखिए क्या होता है कि अगर आपको बाहर से डायरेक्टली रेडीमेड यहाँ पे दिया जा रहा है, क्या एंटीबॉडी दिया जा रहा है, इन केस ऑफ टेटनस हो गया, इन केस ऑफ द स्नेक बाइट, अगर सांप ने काट लिया या टेटनस के केस है तो उस समय आपको बाहर से बनाई हुई एंटीबॉडी दिया जा रहा है ताकि आप बच सकें, क्योंकि बॉडी के पास इतना टाइम नहीं है कि एंटीबॉडी बनाए या फिर इतना टाइम नहीं है कि उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स हो कर सके। तो हमें पहले से ही प्रिपेयर्ड या बोल सकते हैं पहले से ही रेडीमेड बनाई हुई एंटीबॉडी का इस्तेमाल करते, तो इस टाइप के इम्यूनाइजेशन को हम क्या बोलते हैं, पैसिव इम्यूनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, स्नेक बाइटिंग केस में होगा, सेकंड होगा टेटनस वाले केस में।
आगे देखते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हैज अलाउड अ प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड ऑफ द पैथोजन इन बैक्टीरिया और यीस्ट। जैसा कि आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, रिकम्बिनेंट का मतलब कि यहाँ पर फॉरेन और अपना जो डिजायरेबल, मान लीजिए चाहे फॉरेन बोल सकते हैं, डिजायरेबल बोल सकते हैं, जो आपको मन पसंदीदा जीन होगा उसको आप क्या करेंगे, किसी एक बोल सकते हैं किसी इकोलाई या किसी होस्ट के डीएनए के साथ उसको जोड़ देंगे। जब रेप्लिकेशन होगा तो आपका जो भी फॉरेन या फिर बोल सकते हैं जो भी आपका डिजायरेबल जीन होगा वो भी रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। Vaccine produced using this approach allow large scale of production and hence greater availability for immunization. Example hepatitis B vaccine produced from the yeast, ठीक है। अगर बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की तो इसके लिए क्या किया गया, हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन बना है, कहाँ से, ईस्ट से बनाया गया है, ठीक है। ईस्ट से बनाया गया है मतलब कि ईस्ट के अंदर ही क्या किया गया है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से इस वैक्सीन को बनाया गया है, ठीक है। तो आप आगे पढ़ेंगे किस तरीके से हम जीन को कट कराते हैं, फिर दूसरे होस्ट के या फिर हम बोल सकते हैं एक वेक्टर के साथ हम क्या करते हैं, अपने डिजायरेबल जीन या फॉरेन जीन को जोड़कर यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, देन फिर इसको हम होस्ट के बॉडी में भेजते हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या कराते हैं, रेप्लिकेशन कराते हैं, लार्ज स्केल पे अपना ही डिजायरेबल जीन को हम प्राप्त करते हैं। तो ये सारी चीज़ आप बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी याद रखिएगा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन को कहाँ से बना रहे हैं, ईस्ट से बना रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एलर्जी। लाइफ में सबने सुना होगा हमें एलर्जी है, हमें इस चीज़ से रिएक्शन है, मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है, ठीक है। देखिए क्या होता है, वेन यू हैव गॉन टू अ न्यू प्लेस, अगर आप किसी नए जगह जाते हैं, सडनली यू स्टार्ट स्नीजिंग, विजिंग और नो एक्सप्लेन रीजन, वेन यू वेंट अवे योर सिम्टम डिसअपियर। आप किसी नए जगह में जा रहे हैं, आपको छींक आ रहा है, आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही है, आपकी आंखों से पानी आ रहा है, ठीक है, आपको डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई रीज़न नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप उस जगह से फिर से दूसरी जगह चले जाएंगे तो ये सिम्टम्स भी खत्म हो जाएंगे। तो ये सिम्टम्स किसकी वजह से हो रहा है, इसी को हम एलर्जी कहते हैं, ठीक है। डिड दिस हैपन टू यू, आपके साथ हुआ है, ऑफकोर्स हुआ होगा कभी ना कभी। सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल इन द इन्वायरमेंट, हम लोग कुछ लोग जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं अपने इन्वायरमेंट में, बहुत सारे कुछ ऐसे पार्टिकल हैं जिसके अगेंस्ट हम क्या दिखाने लगते हैं, रिस्पॉन्स दिखाने लगते हैं, ठीक है। द अबव मेंशन रिएक्शन कुड बी बिकॉज ऑफ द एलर्जी टू द पॉलन, माइट एक्सेट्रा विच हैव डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। बोला गया है कि अगर जो इंसान जिनको बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि उनको एलर्जी है किसके अगेंस्ट, पॉलन के अगेंस्ट, ठीक है। अगर पॉलन अगेंस्ट ज़्यादा इन्वायरमेंट में उड़ रहे हैं एयर में तो उनसे भी एलर्जी हो सकता है, माइट से हो सकता है, एनिमल डेंडर से भी हो सकता है, बहुत लोगों को एलर्जी। ये सब क्या है, ये डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, एकदम इम्यून, जो एकदम बोल सकते हैं कि बढ़ा चढ़ा के रिस्पॉन्स शो करने लगती है। अगर किसी को किसी सिम्टम्स आ रहे हैं, मान लीजिए कि स्नीजिंग हो रहा है, ठीक है, रनिंग नोज, आंखों से पानी आ रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है, छींक आ रही है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या करती है, ढेर सारे एक साथ मिलके इम्यून रिस्पॉन्स शो करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलर्जी। देखिए, द एक्सरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू अ सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड द एलर्जी, ठीक है। हमारी बॉडी क्या करती है, किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट जो इन्वायरमेंट प्रेजेंट है, जिससे क्या हो रहा है, ढेर सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, उसके अगेंस्ट क्या करती है, इम्यून सिस्टम बढ़ा चढ़ा के रिस्पॉन्स हो करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। द सब्सटेंस टू विच सच अ इम्यून रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस और कॉल एलर्जन, ठीक है। जो सब्सटेंस है जिसके अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या कर रही है, रिस्पॉन्स तो कर रही है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलर्जन। मतलब कि यही है कि अगर हमें एलर्जी है, किसी इंसान को एलर्जी है पॉलन से, माइट से, एनिमल डेंडर से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलर्जन बोलेंगे। मीन्स कि ऐसे सब्सटेंस जो एलर्जी कॉज कर रहे हैं उनको हम एलर्जन बोलेंगे, और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या कर रही है, इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही है, ठीक है। द एंटीबॉडी प्रोड्यूस टू दिस आर द IgE टाइप, ठीक है। जो हम एंटीबॉडी हमारी बॉडी में एलर्जी के अगेंस्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, IgE बोलते हैं। कॉमन एग्जाम्पल ऑफ द एलर्जेंस आर माइट इन डस्ट, पॉलन, एनिमल डेंडर एक्सेट्रा। यहाँ पे कुछ कॉमन एग्जाम्पल दिए गए हैं एलर्जी कॉजिंग एजेंट, जैसे कि बोला गया है एलर्जन में क्या हो सकता है, माइट हो सकता है डस्ट में, पॉलन हो सकते हैं, एनिमल डेंडर हो सकते हैं, ये सब क्या डिफरेंट टाइप के एलर्जन है जिससे इंसानों को एलर्जी हो सकती है। सिम्टम ऑफ द एलर्जिक रिएक्शन
इंक्लूड स्नीजिंग, वाटरी आई, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। ठीक है, इन एलर्जी जो एलर्जी कॉज करने वाले एजेंट है, मीन्स इन एलर्जन के अगेंस्ट हमारी बॉडी क्या कर सकती है, कुछ सिम्टम्स भी दिखा सकती है, जैसे स्नीजिंग हो गया, छींक आ रही है, ठीक है, आंखों से पानी आ रहा है, नाक बहने लग रहा है, रनिंग नोजेस, डिफिकल्टी हो रही है सांस लेने में। तो ये सब क्या है, ये सब सिम्टम्स है किसके अगेंस्ट, एलर्जिक रिएक्शन के अगेंस्ट। Allergy is due to the release of the chemical like histamine and serotonin from the mast cell. Very important. यहाँ पे आप टिक करिए, स्टार बनाइए कि जो एलर्जी हो रहा है किसकी वजह से हो रहा है, कौन सा ऐसा केमिकल है हमारी बॉडी का रिलीज हो रहा है, मीन्स वो बोल सकते हैं एक्साइट हो रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बाहर है हमारे चारों तरफ, मान लीजिए डस्ट है, डस्ट में ढेर सारे माइट्स हैं, एनिमल डेंडर हैं, पॉलन है, तो हमारी बॉडी के अंदर वो कहीं ना कहीं जाएगा और हमारे जो मास्ट सेल है वो क्या हो जाएगा, एकदम एक्साइट हो जाएगा और क्या रिलीज करेगा, हिस्टामिन और सेरोटोनिन। मतलब कि हम बोल सकते हैं जो एलर्जी है किसकी वजह से, किस केमिकल की वजह से हो जा रहा है, हिस्टामिन और सेरोटोनिन की वजह से हो रहा है, जो मास्ट सेल से निकल रहे हैं। For determining the cause of the allergy, the patient is to exposed to or the injected with a small dose of the possible allergen and the reaction is studied। बोला गया है कि अगर हम चाहते हैं किसी भी इंसान में ये देखना कि उस इंसान को एलर्जी किससे है, पॉलन ग्रेन से है, माइट से है, डस्ट से है, किस चीज़ से उसे एलर्जी है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पेशेंट के सामने या उसको थोड़ा स्मॉल डोज में उस एलर्जन को उसके आसपास छिड़क देना है, ताकि तब उसको पता चलेगा। अगर उसके अंदर एलर्जी हो रही है, रिस्पॉन्स शो हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसको एलर्जी है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि इस इंसान को किस ऐसे एलर्जन या एलर्जी कॉजिंग एजेंट से प्रॉब्लम है। ठीक है, उससे हम क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। The use of drugs like antihistamine, adrenaline and steroid quickly reduce the symptom of allergy। ठीक है, अगर आप चाहते हैं एलर्जी को ख़त्म करना या उसके सिम्टम्स को रोकना, तो कौन कौन से ड्रग्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, एंटीहिस्टामिन, ठीक है, हिस्टामिन को रोका जाए, ठीक, एड्रेलिन हो गया, एंड स्टेरॉइड। ठीक है, यहाँ पे स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाएगा 3 चीज़ों का, ताकि एलर्जी की जो सिम्टम्स है रुक जाएँ और जो इस चीज़ से एलर्जी है कहीं ना कहीं धीरे 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 कम होता रहे। Somehow the modern day lifestyle has resulted in lowering of the immunity and more sensitivity to the allergen. More and more children in the metro city of the India suffer from the allergy, asthma during the sensitivity to the environment। ठीक है, आज के समय में लोगों की लाइफस्टाइल ऐसी हो चुकी है कि हर एक छोटी चीज़ से क्या हो रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मीन्स हम बोल सकते हैं इम्यूनिटी बहुत लोअर हो रही है, बहुत लोग सेंसिटिव हो रहे हैं किसके अगेंस्ट, एलर्जन के अगेंस्ट। ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेट्रो सिटीज़ में जो बच्चे हैं वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, काफ़ी ज़्यादा वो बोल सकते हैं उनको एलर्जी होने के हाईली चांसेस है, क्योंकि बहुत वो पार्टिकल से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, जैसे कि एलर्जी हो सकता है, एजमा हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ द प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड इन अर्ली लाइफ। ठीक है, इस वजह से हो रहा है क्योंकि उनको पहले से इतना पैम्पर्ड करके रखा गया है कि वो अपने आसपास की चीज़ों से भी क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, जिसकी वजह से उन्हें एलर्जी हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिए एलर्जी में कुछ नहीं है, एलर्जी में यही है कि अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा पार्टिकल है जिसके अगेंस्ट आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा मिल के, ठीक है, बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं इम्यून रिस्पॉन्स शो कर रही है उस एंटीजन के अगेंस्ट, उसी को एलर्जी कहते हैं। यहाँ पे जो एंटीबॉडी बनती है IgE होता है, साथ में जो बोल सकते हैं एलर्जी कॉज कर रहा है एजेंट, उससे हम क्या बोलते हैं, एलर्जन बोलते हैं। चाहे वो माइट इन डस्ट हो सकता है, पॉलन ग्रेन से हो सकता है, एनिमल डेंडर से हो सकता है, ये सब क्या है, एलर्जन है। कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे स्नीजिंग हो गया, वाटरी आई, रनिंग नोज हो गया, डिफिकल्टी हो गया ब्रीथिंग में। क्यों एलर्जी होता क्यों है, क्यों, क्योंकि जो कुछ केमिकल्स होते हैं हमारे बॉडी में मास्ट सेल से, वो क्या हो जाते हैं, ट्रिगर हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, ज़्यादा रिलीज होते हैं, मीन्स हिस्टामिन और सेरोटोनिन, ये क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज होने लगते हैं, जिसकी वजह से एलर्जी हो जाता है। ठीक है, उसके रिस्पॉन्स ज़्यादा आते हैं। अगर हमें स्टडी करना है तो किसी भी इंसान के आसपास एलर्जन या बोल सकते हैं जिससे उसको प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको अगर आपको स्टडी करना है कि इसको किस चीज़ से एलर्जी है, तो आप उसको थोड़ा बहुत उसके आसपास लाइए। अगर उसके अंदर रिस्पॉन्स आने लगे हैं तो इसका मतलब इसी एलर्जन से ही उसे प्रॉब्लम है। ठीक है, यहाँ पे ड्रग्स बोले गए हैं जो क्या करते हैं, सिम्टम्स को कम करते हैं एलर्जी को, फिर बाद में धीरे धीरे वो कम ही हो जाता है, जैसे कि एंटीहिस्टामिन इस्तेमाल करना है, एड्रेलिन इस्तेमाल करना है एंड स्टेरॉइड इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट देखते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो का मतलब क्या हो गया, सेल्फ। इम्यूनिटी का मतलब तो आप सबको पता है। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब होता है सेल्फ के लिए इम्यूनिटी चाहिए। द मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी इन्वॉल्व इन अ हायर वर्टिब्रेट based on the ability to differentiate foreign organism pathogen from the self cell। ठीक है, बोला गया है कि अगर हम बात करते हैं मेमोरी बेस्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है हायर वर्टिब्रेट्स में, हमारे में क्या है, हम हायर वर्टिब्रेट्स से बिलोंग करते हैं, हमारे अंदर क्या होता है, मेमोरी हो जाता है। कोई भी पैथोजन एक बार हमारी बॉडी में आया तो अगर हमारी बॉडी उसको दूसरी बार
उसको देखी, पहचान ली, तो उसके अगेंस्ट क्या है, उसके अंदर मेमोरी है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। तो हमारे बॉडी के पास क्या, जो हायर वर्टिब्रेट है उनके पास एबिलिटी है कि वो पहचान सके किसको, फॉरेन पार्टिकल को, जैसे कि पैथोजन हो गया, एंटीजन हो गया, जो हमारे बॉडी का हिस्सा नहीं है, उसको पहचान सके हमारे सेल के अंदर, ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या बना सके, एंटीबॉडी रिस्पॉन्स वो कर सके। While we still do not understand the basis of these two calories that ability have to be understood। बोला गया है कि इसके बावजूद भी हम दो चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर इतनी एबिलिटी तो है, इतनी क्षमता तो है कि वो क्या कर पा रहा है, वो सेल्फ नॉन सेल्फ सेल के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है। 1. The higher vertebrate can distinguish foreign molecule as well as the foreign organism। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हम हायर वर्टिब्रेट्स के लोग हैं, हम क्या कर सकते हैं, फॉरेन मॉलिक्यूल या फॉरेन एजेंट मीन्स एंटीजन पैथोजन के अगेंस्ट हम क्या कर सकते हैं, उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट इम्यूनोलॉजी डील विद दिस एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल इम्यूनोलॉजी में जिसमें ये देखने को मिला। 2. Sometime due to the genetic and another reason the body attacks self cell। होता क्या है कि कभी कभी ये लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, या कहा जा रहा है कि हमारी बॉडी के पास एबिलिटी है कि वो सेल्फ सेल, खुद के बॉडी के सेल और जो बाहर के नॉन सेल्फ सेल है, मीन्स एंटीजन हो गया, पैथोजन हो गया, उनके बीच में डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है, मीन्स उनके बीच में वो अंतर देख पा रहा है, उनको पहचान ले रहा है। लेकिन ये भी देखा गया है कि वो क्या कर रहा है, कभी कभी अपने ही सेल्फ सेल को ही अटैक कर पा रहा है, ये सोच के कि ये हमारे बॉडी का पार्ट नहीं है, ये भी देखा गया है। इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है, लेकिन हाँ ये भी कहा जा रहा है या ये भी सोचा जा रहा है कि शायद ये जेनेटिक हो सकता है, या फिर इसका कोई अननोन रीज़न है जो अभी तक साइंटिस्ट इसके बारे में नहीं जान पाए हैं, ठीक है। तो हमारी जो हायर वर्टिब्रेट्स है, ये क्या करते हैं, फॉरेन मॉलिक्यूल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे केस हैं जहाँ पर हमारे सेल्फ सेल ही क्या कर रहे हैं, बॉडी के एक दूसरे के ऊपर अटैक करके उनको ही एंटीजन समझ के उन्हें ही खत्म कर रहे हैं। इसके पीछे कोई रीजन नहीं दिया गया है। दिस रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द ऑटोइम्यून डिसीज, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे बॉडी के सेल एक दूसरे को खत्म कर रहे हैं, तो इससे क्या हो रहा है, हमारी बॉडी ही डैमेज हो रही है। इसी को बोलते हैं ऑटोइम्यून डिसीज कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है क्या, रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, विच अफेक्ट मेनी पीपल इन अवर सोसाइटी इज एन ऑटोइम्यून डिसीज, ठीक है। ये क्या है, ये ऐसा बीमारी है कि बॉडी अपने ही सेल को पहचान नहीं पा रहा और अपने ही सेल को ख़त्म कर रहा है। तो इसका नाम क्या है, रिमेटॉइड अर्थराइटिस। इसके अलावा आप याद रखिएगा एमजी से याद रखिएगा मैस्थेनिया ग्रेविस, ये भी क्या था, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर था, ठीक है। सीरियोसिस हो गया, विस्टाल्गो हो गया। आपने देखा होगा कि बहुत लोगों के चेहरे या स्किन क्या हो गया, वाइट होते जा रहे हैं। क्यों, क्योंकि बॉडी को यही नहीं पता है कि वो उनका सेल्फ सेल है, ठीक है, उनकी ही बॉडी का सेल है, लेकिन उसको ही खत्म कर रहे हैं। इसमें होता क्या है, देखिए ऑटोइम्यूनिटी में कि हमारे पास क्या है, हम हायर वर्टिब्रेट से, हमारे पास क्या होता है, सारी चीज़ें जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी के फॉर्म में स्टोर होता है, बी या टी सेल में, ठीक है। हमारी बॉडी क्या करती है, सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल में, सेल्फ का मतलब हमारे बॉडी के सेल, नॉन सेल्फ का मतलब जो पैथोजन हो गया, एंटीजन हो गया, जो फॉरेन पार्टिकल हो गए, जो हमारे बॉडी के पार्ट नहीं है, उनके बीच में क्या होता है, अंतर देख पाता है, पहचान पाता है और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी बनाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि कुछ एक्सपेरिमेंट में ये भी देखा गया है कि जो हमारे हायर वर्टिब्रेट्स हैं वो क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं फॉरेन मॉलिक्यूल फॉरेन ऑर्गेनिज्म में। लेकिन कभी कभी ये भी देखने को मिल रहा है कि जो जेनेटिक रीजन हो सकता है या फिर अननोन रीजन है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी क्या कर रही है, खुद के ही सेल को अटैक कर पा रही है। उसको लगता है कि यही जो सेल है ये बाहर का है, हमारे बॉडी का नहीं, उसे ही अटैक कर पा रहा है। तो इस टाइप के रिजल्ट को, ये जो डैमेज हो रहा है बॉडी को, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोइम्यून डिसीज बोलते हैं। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है रिमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, मैस्थेनिया ग्रेविस हो गया, विस्टालिगो हो गया, ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के या ऑटोइम्यून डिसीज के। आगे हम लोग कल पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम इन बॉडी, ठीक है। इसके बाद हम लोग बीमारी पढ़ेंगे एड्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी किसी भी लाइन में अगर आपको डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हो सके अपने फ्रेंड को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।